नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। आज बहुत सारी नई जानकारियां देवेंद्र से हमें लेनी है। ये एक बड़ी ट्रेड डील हो गई। ईयू के साथ जो डील हुई थी उसको कहा गया था मदर ऑफ ऑल डील्स। लोग मजाक में अमेरिका के साथ होने वाली डील को कह रहे थे डैडी ऑफ ऑल डील्स। अब डैडी ऑफ ऑल डील्स भी हो गई। अब सवाल यह है कि यह डील हुई कैसे। कल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई और उसके बाद ट्रंप की तरफ से यह जानकारी दी गई कि हम दोनों ने बात करके इस ट्रेड डील को फाइनल कर दिया है और टैरिफ भारत के ऊपर से 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि इसके पीछे हुआ क्या, ये जो भी इसके पीछे वर्किंग्स हो रही थी, कैसे इस नतीजे पर कल दोनों देश पहुंचे। देवेंद्र, और सर, तकरीबन 1-1.25 महीने पहले भारत ने अपनी तरफ से, जो भारत के नेगोशिएटर हैं ट्रेड डील को लेकर, वो अपनी तरफ से अमेरिकी प्रशासन को बता दिया था कि ये फाइनल फॉर्मेट है, फाइनल ऑफर है हमारे तरफ से, हम इस पे एग्री हो सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ और ऑफर नहीं कर सकते। और उसके बाद अब कॉल अमेरिका को लेना था। और तब जब हम लोग पूछते थे कि भारत के पावर कॉरिडोर में कि कब हो जाएगा ट्रेड डील, तब उनका ये कहना था कि 1 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है या ना भी हो। तो फिर हम लोग पूछते थे इसका मतलब क्या हुआ। बोले इसका मतलब ये हुआ कि अब सब कुछ क्योंकि उनके हाथ में है, हमें जो ऑफर करना था हम कर चुके हैं। वो अगर तैयार हो जाएंगे तो 1 दिन में अनाउंस हो जाएगा, तैयार नहीं होंगे तो वक्त लगेगा। तो जितना वक्त लेना है ये उनको कॉल लेना है। अब हमारे तरफ से ट्रेड डील को लेके कुछ नहीं होना है, कोई नेगोशिएशन नहीं होना है। और आखिरकार वही हुआ। अमेरिका ने उस प्रस्ताव को स्वीकारा। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की और जिस फ़ोन कॉल को लेकर अमेरिका में पहले भी चर्चा होती थी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन कर देते तो शायद कुछ हो जाता। आखिरकार हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप को ही प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करना पड़ा और फिर उस ट्रेड डील को लेके तो हमारी तरफ से कुछ मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या कोई नई चीज उस डील में ऐड करने के लिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। एफर्ट पहले से जो होना था वो हुआ। और निश्चित तौर पर सौरभ, एक चीज़ जैसे एकदम से समझने की रहती है कि भारत का ग्राहक अमेरिका है, ट्रेड सरप्लस आप हैं, यानी कि व्यापार घाटे में अमेरिका के साथ नहीं है, नहीं अमेरिका आपका कंपटीटर है। तो ऐसे कंडीशन में दुनिया में हाईएस्ट परचेसिंग पावर अमेरिका के पास है। तो ऐसे में उस तरह के ग्राहक, उस तरह के देश को आप छोड़ कैसे सकते हो। उसके तमाम नखरे भी आप बर्दाश्त करोगे। दूसरा, सुपर पावर तो है ही है, तो उसमें क्योंकि अगर उनके साथ आप रिश्ते खराब करें तो उसके कई सारी चीज़ें असर पड़ सकती हैं। साथ में चलें तो चौतरफा फायदा होगा। तो इन सारे पैरामीटर्स में भारत को जो करना चाहिए था, भारत लगातार वो करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जब फाइनल ऑफर दे दिया गया, उसके बाद हमारी तरफ से कुछ नहीं किया कोई एक्स्ट्रा कंसेशन भारत ने इसमें ऐसा दिया, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जो लगे कि हाँ आखिरी टाइम में हमने चेंज कराया या कुछ किया। ओके, सो ये मतलब एब्सोल्युटली वन साइडेड कम्युनिकेशन उनकी तरफ से हुआ अचानक कि ओके नाउ अब टाइम आ गया, अब हम इसको कर देते हैं। बिल्कुल। और उसका इंतजार इस रूप में यहाँ था कि क्योंकि हम लोग अपना फाइनल ऑफर कर चुके थे, अब उस पर उनको सहमत होकर बताना था। वहां से आया पहले और फिर वो उन्होंने बता दिया। अब इसमें जो 3-4 बातें आई हैं, पहले तो हमारे यहाँ बड़ा इस बात पर बड़ा शोर है और अपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं कि ट्रंप ने कहा है कि भारत उनसे अमेरिका के कृषि उत्पाद भी खरीदेगा। तो एक हमारी रेड लाइन जो शुरुआत में बताई गई थी हमेशा वो यही थी कि भारत अपना कृषि और डेयरी सेक्टर नहीं खोलने जा रहा है। ट्रंप ने चूंकि अपनी पोस्ट में एग्रीकल्चर शब्द मेंशन कर दिया उन सामानों में जो भारत अमेरिका से खरीदेगा, तो इसलिए हमारे यहां पर कहा जा रहा है कि क्या अब हमारे यहां पर अमेरिकी कृषि उत्पाद आएंगे तो हमारे कृषकों का क्या होगा। इसको लेकर क्या क्लैरिटी है? सर, अब एक चीज़ की एग्रीकल्चर को लेकर जो हमारी रेड लाइन थी, वो रेड लाइन वैसे ही बरकरार है। उसमें ट्रेड डील को उससे अलग रखा गया है, चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लें या डेयरी की बात कर लें। एग्रीकल्चर के कुछ सेक्टर जैसे ब्लूबेरी सौरभ, देश में कितने किसान, कोई भी उत्पादन यहाँ पे होता है या यहाँ के किसान करते होंगे, यहाँ कितने लोग, उसकी खपत कितनी है। अभी भी हम लोग टैक्स भी लगाते हैं तो मात्र 3% टैक्स उस पर लगाते हैं, मतलब उसका कोई बहुत रोल नहीं है। इवन ब्लूबेरी की बात कर लें सौरभ, तो हम लोग तो कुछ दिन पहले ही सुने थे, हमारी सिस्टर अमेरिका में रहती है, उसने बताया कि हम लोग बहुत खाते हैं, तब मैं पहली बार खाया। तो यहाँ पर वो भारत के लिए खतरा ही नहीं था। और इस तरह के प्रोडक्ट, सेब की बात कर लें, सेब हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते ही हैं, अमेरिका से भी कर लेंगे। कैश्यू नट्स की अगर बात करें तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से भी कर लेंगे। इस तरह के लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ वो पहले से ही था, उसमें ऐसा नहीं था कि वो अब किया गया, पहले ऑफर में ही उन सारी चीज़ों के लिए भारत ने ऑफर किया था। इसके अलावा जो चीज़ें थी जैसे सोयाबीन और इस तरह की चीज़ें हैं, कपास, हाँ कपास, इस तरह की चीज़ें हैं, कॉर्न, तो उस तरह की चीज़ों को लेकर भारत की जो रेड लाइन थी वो बरकरार रही है। उसके पीछे वजह ये है कि अमेरिकी किसानों को जितनी सब्सिडी मिलती है हमारे किसानों को नहीं मिलती, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि आप फ्री छोड़ दें, तो भारत ने उसको वैसे ही रिजर्व रखा है। वो सेक्टर्स अभी संरक्षण में संरक्षित ही वैसे ही रहेगा। अब उन्होंने कहा हम $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे। तो पूछा जा रहा है कि भाई $500 बिलियन कैसे करोगे? दोनों देशों के बीच कुल ट्रेड ही $200 बिलियन का होता है। तो $500 बिलियन का सामान भारत अमेरिका से कैसे खरीदेगा?
कितने टाइम में खरीदेगा, क्या क्या सामान खरीदेगा, इसको लेकर के कोई बात, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया वो एक एम्बिशस डाटा जिसको कहते हैं ना, कि जब हम सोचते हैं कि 2030 में भारत और अमेरिका का जो व्यापार होगा वो किस प्रकार का होगा और किस वॉल्यूम तक जा सकता है। तो पिछले साल फरवरी में जब पीएम मोदी यूएस गए थे तो उस समय ही इस बात को लेकर ये डाटा सामने आया था कि हम अपने ट्रेड को हम लोग को इस लेवल तक लेके जाना है। और उस लिहाज से उस डाटा को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, क्योंकि वो ट्वीट में सारी बातें खुल के सब कुछ नहीं लिखी जा सकती, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये लगा कि वो ट्रेड डील का हिस्सा है। वो ट्रेड डील का कोई हिस्सा नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो एक एम्बिशस टारगेट है कि भारत और अमेरिका के बीच आगे अगले 5 साल में व्यापार किस प्रकार से होगा, अगले 7 साल में किस प्रकार से होगा। तो उसके डाटा के बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने भी कोई टाइम पीरियड तो बताया नहीं कि हाँ ये 1 साल में ऐसा होना चाहिए, वो हो भी नहीं सकता। हमारे बजट का 85% हो जाएगा वो इस तरह से। अब सवाल जो 25% हम पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा था वो रूस से तेल खरीदने को लेकर के लगाया गया था, वो भी हटा दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझसे ये कहा है कि अब भारत रूस का तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। आज भी 2026 जनवरी में भी एक तकरीबन 1 मिलियन बैरल्स पर डे भारत उनसे तेल इंपोर्ट कर रहा है। हालांकि ये पिछले साल के अक्टूबर नवंबर महीने के मुकाबले में बहुत कम है, तब हम उनसे 7 मिलियन बैरल पर डे करीब खरीदते थे, तो 7 गुना कम हो गया। आप ऐसे इसका अंदाजा लगाइए, और आगे शायद और कम होगा, लेकिन बंद नहीं हुआ है। और अब रूस की प्रतिक्रिया भी आज आई है। उन्होंने कहा है कि हमारी भारत से ऐसी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है कि भारत हमसे तेल खरीदना बंद कर रहा है। क्या सच्चाई है इसमें? सर, रूस यूक्रेन वॉर से पहले की अगर बात करें तो भारत रसा से 1% भी शायद बमुश्किल से तेल लेता होगा, क्योंकि वॉर शुरू हुआ उसके बाद रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर डिस्काउंट देना शुरू किया। और यूरोप और अमेरिका भी ये चाह रहे थे कि भारत अगर अपनी एनर्जी खपत का बड़ा हिस्सा रूस से ले ले तो बाकी जो तेल उपलब्ध हैं उसमें भारत लेने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब उपलब्धता जब ज़्यादा रहेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें कम रहेंगी। उस लिहाज से उन लोगों का भी दबाव था। बाद में इसके सहारे जब आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की गई तो भारत लगातार उस बात को मना करते रहा और तेल लेना जारी रखा गया। अब स्थिति यह हो गई है कि जो डिस्काउंट पहले मिलता था वो बहुत नगण्य हो गया है। और दूसरी चीज़ कि भारत लंबे समय तक किसी एक देश पे अपने एनर्जी को लेके इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकता। जैसे अगर 40% 50% अपना ऑयल आप सिर्फ एक देश से ले रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा ऑप्शन सामने है, उसी तरह के रेट पे सामने है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के भारत को ये लगा कि इस काम को ऐसे किया जा सकता है। इसके अलावा एलपीजी की अगर बात कर लें तो वो ऑलरेडी आप पीएनजी एलपीजी इन सारी चीज़ों को लेकर अमेरिका के साथ एक ऑलरेडी आप फ़ायदेमंद स्थिति में हैं। तो कुल मिलाकर भारत इस कंडीशन में था कि रसा से तेल ना खरीदना या कम करना ये भारत के हितों को प्रभावित नहीं कर रहा था। अमेरिका क्योंकि उस बात को बहुत बड़ा इशू बना चुका था तो उनकी अपनी पोजीशनिंग भी है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को अपना घरेलू पॉलिटिक्स भी तो देखना है, तो उस तरह की चीज़ों को बोल रहे हैं। वेनेजुएला का तेल उन्होंने कहा अभी पीछे की भारत खरीदेगा और हमारी भारत से डील हो गई है इसको लेकर के, तो अब हम वेनेजुएला लॉइन की तरफ जाएंगे। हमारे जैसे प्राइवेट कंपनीज की बात कर लें तो 2019 तक तो वेनेजुएला से बड़ा हिस्सा तेल का आता था, एक बड़ी प्राइवेट कंपनी का। तो वो सारी चीज़ें तो वहाँ से हम लोग लेंगे, लेकिन वो इन शर्तों पे नहीं हुआ कि भारत के हितों को कोई चोट पहुंच रहा। भारत ने तो शुरू से ये स्टैंड ये तो नहीं रखा था ना कि हम रसिया से ही लेंगे। हमने हमेशा से ये कहा था कि मार्केट में जो हमारे लिए फेवरेबल है हम उसके हिसाब से काम करेंगे, वो करेंगे। आज प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट गए तो हमने देखा उनका एनडीए पार्लियामेंट्री जो दल है, संसदीय दल, उसने स्वागत भी किया। और प्रधानमंत्री के लिए आज बड़ा दिन होगा। ये ट्रेड डील होना पूरे देश के लिए जो है एक रिलीफ की बात तो है कि एक बड़ा मसला है, एक बड़ी सुपर पावर के साथ आपका जो चल रहा था वो खत्म हुआ। तो क्या मूड था पार्लियामेंट में आज? बहुत ज़्यादा अपबीट मूड, जिसे अंग्रेजी में कहें ना, वैसा मूड नज़र आया। उसकी स्थिति ये थी कि पार्लियामेंट में 11 बजे पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होती है और पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक शुरू होती है सौरभ 9:30 बजे। 9:30 बजे से लेके आमतौर पे 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है। आज पीएम का स्पीच तकरीबन पार्लियामेंट्री पार्टी में 10:50 तक चला और जहां बैठक खत्म हुई और जहां से पार्लियामेंट हाउस आना था उसमें 6-7-8 मिनट का समय लगना था। मतलब पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग पार्लियामेंट कैंपस में है, वहाँ बैठक खत्म हुई और वहाँ से फिर पार्लियामेंट हाउस पहुँचने तक मतलब उतना ही समय छोड़ा गया। बाकी पीएम ने स्पीच में सब बताया कि हाँ आपको कैसे क्या क्या करना है। उसमें जो सबसे ख़ास बात थी वो ये कि एनडीए के सांसदों को उन्होंने ये कहा कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में आप जाएं। और इस कहने के पहले उन्होंने ये कहा था कि आप लोग कैंटीन जाते हैं, चाय पीते हैं, इधर उधर समय बहुत बर्बाद करते हैं। ठीक है कि चाय आपको बहुत पसंद है, लेकिन चाय वाला भी तो पसंद होगा। तो चाय वाला जो कह रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए। और चाय वाला ये कह रहा है कि आप अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंस करें,
क्या क्या चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को पहचानें, कौन से लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक माहौल बनाएं, कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को एकजुटता पे करें और समझाएं वहाँ पे कि क्वालिटी में आपको कैसे एकदम वर्ल्ड लेवल पे रहना है और सर्विसेज में कैसे रहना है। मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हो, आत्मनिर्भर तो हम हो ही, एक्सपोर्ट कैसे करें, इन सारी चीज़ों को लेकर आज की बैठक आज भी का टास्क ले सबसे लिया। बड़ा फोकस यही था सौरभ। और एक चीज़ उन्होंने जो कही कि इस सदी की जो सबसे बड़ी घटना है वो ये है कि वर्ल्ड के सेंटर स्टेज पे भारत है, तो उस लिहाज से हमें अवसर को पत्थर की लकीर पे सुनहरी लकीर खींचना है, पत्थर पे वो आदत छोड़नी नहीं है। वो आदत छोड़नी नहीं है। बैक टू बैक दो बड़ी डील्स, ईयू यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील वो भी बहुत बड़ी डील है, और उसके बाद ये ट्रेड डील हो जाना, ये बहुत दोनों बड़ी कामयाबियां हैं मोदी सरकार की। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है और फिर आगे तुरंत कनाडा, ब्राजील, ये सब वो पाइपलाइन आने वाले हैं अभी वेटिंग भारत। है। हाँ, तो अगर आप देखें नेगोशिएशन के हिसाब से तो ये शानदार है किसी भी देश के लिए। आप इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी के साथ अगर आप ट्रेड डील कर रहे हो और किस प्रकार से अवसर खुल रहे हैं भारत के लोगों के लिए कि आप दुनिया के बाजार पे छा सकते हो, बशर्ते अपने आप को तैयार करो। पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और ट्रेड नेगोशिएशंस करना ये उन्हीं के ब्रीफ में आता है, उन्हीं का काम है ये। और उनको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने ये लिखा, मीट द टफेस्ट नेगोशिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ नॉट डोनाल्ड ट्रंप, और फोटो लगी हुई थी उसमें पीयूष गोयल की। पीयूष गोयल का मतलब बिहाइंड द सीन्स कितना बड़ा रोल है इन सब? बहुत अहम रोल है सौरभ। आप पिछली सरकार में भी देखें तो आप वो कॉमर्स मिनिस्टर ही थे, इस बार भी 2024 के बाद भी जब सरकार बनी तो उनको कॉमर्स मिनिस्टर ही दिया गया था। और मैंने उनसे एक बार कही थी ये बात मजाक में कि कभी भी रिसफल होगा तो आपकी मिनिस्ट्री चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि पता है कि नेगोशिएटर आप ही हैं, आप ही सब कुछ करा रहे हैं। तो दुनिया के अलग अलग इकोनॉमी के साथ अगर आप इस तरह से डील करा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी भूमिका तो वैसे ही रहनी है। उस काम को अच्छा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चीज़ों को समझते बहुत अच्छे तरीके से हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक खाका रहता है कि इस देश का हित ये है, इस खाका के इर्द गिर्द आपको डील को आगे बढ़ाना है, उसको अक्षरशः पालन कराते हैं। और इस पूरे दरमियान भी यूएस से ट्रेड डील को लेके सौरभ जब बात होती थी तो एकदम से क्लैरिटी नज़र आती थी। और कहीं उनकी बातचीत में मुझे ये नज़र नहीं आया कि 3 महीने पहले मंत्री कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और कह रहे हैं। वो लाइन एकदम से जिन जिन चीज़ों को कहते थे कि ये हमारी रेड लाइन है, हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये हमारा काम है, मुझे तो उनके अमेरिका ट्रेड डील के पिछले 6-8 महीने जब ही टाइम चला लगा है, उसमें एक सॉफ्ट लाइन भी मुझे याद नहीं है। वो हमेशा बिल्कुल एक ठोक बजा के ठोक बात गया करते गया। अच्छा, बाहर भी गए, जब यूरोप भी गए, वहाँ बेल्जियम में जब गए थे आपको याद होगा, पूछा गया और एकदम से ठोक के क्लियर कट लाइन में, वो ऐसे हैं भी, बहुत बेबाकी से अपनी बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन जैसे होते हैं ना, वो एकदम से वैसे हैं। अंदर कुछ और है, वहाँ पे कुछ और, ऐसा उनके साथ होता नहीं। इस मामले में भी उन्होंने इसी को फॉलो किया कि जो चीज़ें भारत के जो हित थी आज, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे सीधे वही निर्देश था, तो समझा जा सकता है कि उनके लिए काम कितना आसान हो गया। अच्छा, इसको लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज हैं हमारी, खासतौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ऐसे दल, उनका रुख बड़ा नेगेटिव है। और वो ये कह रही हैं कि ये पार्टियां, राहुल गांधी ने जैसे कहा कि भारत के कृषकों के हितों को बेच दिया मोदी सरकार ने। अखिलेश यादव ने बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने कहा कि अब अमेरिका का कृषि उत्पाद भारत में आएगा, भारत के किसानों का क्या होगा। यही बात प्रियंका गांधी ने भी कही है। ठीक है, ये क्योंकि अभी सारी डिटेलिंग अभी नहीं आई है, पीयूष गोयल ने आज ये कहा है कि फाइन प्रिंट जब हो जाएगी, सारी नेगोशिएशंस पूरी हो जाएंगी, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट दोनों देशों की तरफ से इस ट्रेड डील को लेकर के जारी होगी। लेकिन कोई क्रिटिसिज्म का एस्पेक्ट है इस पूरी डील में कहीं? देखिए, अपोजिशन के हिसाब से सौरभ अगर देखें तो विपक्ष का धर्म ही रहता ठीक है, है। वो चाहे अभी का अपोजिशन की बात कर लें या बीजेपी जब अपोजिशन में थी, वो भी इस बात को कहती थी जब भी वर्ल्ड के साथ कोई ट्रेड को लेकर कोई मसला हो। लेकिन ओवरऑल कंट्री के इंटरेस्ट के हिसाब से देखें, या जो एक्सपर्ट्स हैं या जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं, या जो ऑफिसर्स नेगोशिएशन में लगे रहे, सेक्रेटरी या उनके नीचे के जो लोग हैं, तो उन सबसे अगर बातचीत कीजिए तो एकदम से ये समझ में आता है कि भारत के हितों के हिसाब से ट्रेड डील करने का जो एक गोल्डन पीरियड होना चाहिए, वो गोल्डन पीरियड अब चल रहा है। कि एक एक करके आप लगातार नेगोशिएट कर रहे हो और उसको अपने हित के हिसाब से। आप सोचिए ना कि ईयू के साथ 20-20 साल से लंबित था और तुरंत आपने फाइनलाइज कर लिया। अमेरिका के साथ इतने लो पे पहुँच गया था, ऐसा लगा कि पता न जाने क्या होगा। अमेरिका के साथ भी हो रहा है, न्यूजीलैंड के साथ आप ऑलरेडी कर चुके हो, कनाडा ब्राज़ील के साथ ऑलरेडी फाइनल राउंड की बातचीत चल रही है। तो ओवरऑल नज़र आ रहा है कि भारत वेल इन कमांड में अपने ट्रेड्स को लेके है और एक बड़ी छलांग लगाने की जो ज़रूरत थी वो लगाते हुए नजर आ रहा है। आज पार्लियामेंट के अंदर लेकिन बड़े अगली सीन्स दिखाई दिए। एक बार फिर टेबलों पर सांसद चढ़ गए, कागज फाड़कर चेयर की तरफ उछाले गए। मुद्दा यह था कि राहुल गांधी कल से जो बात कहना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में, वो कहने का उनको मौका नहीं दिया जा रहा।
वो एक अनपब्लिश्ड किताब पूर्व आर्मी चीफ की कोट करके ये बताना चाहते हैं कि देश की रक्षा नीति को लेकर देश की सरकार का रुख ठीक नहीं है। लेकिन वो जिस चीज़ को रेफरेंस के तौर पर लेकर के आए हैं, वो चूंकि अनऑथेंटिकेटेड है, क्योंकि वो किताब ही पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए वो कल उनको मौका नहीं दिया गया, वो नहीं बोल पाए। आज भी उन्होंने वही प्रयास जारी रखा, आज भी उनको बोलने का मौका नहीं मिला। और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी बड़ी नाराज है इस वक्त सरकार से। और नौबत यहां तक आ गई कि जब ये सब सांसदों ने कागज उछाले तो उसके बाद 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया इस पूरे सत्र के लिए। तो ये इसमें क्यों कोई मिडिल ग्राउंड नहीं ढूंढा जा पा रहा? इस पूरे मुद्दे को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी शायद सोच के वो आए थे कल ही कि मुझे ये करना है। हालांकि बातचीत उन्होंने स्टार्ट ये की कि तेजस्वी सूर्या जो कि बीजेपी के सांसद हैं, इन्होंने क्योंकि हमें हमारी देशभक्ति पर सवाल खड़ा कर दिया तो मैं बोलने वाला नहीं था, लेकिन अब मैं इस बात को बोल रहा हूँ। आप फोटो स्टेट लेके हाउस में आए हुए थे, वहाँ तो फोटो स्टेट आपने कराया नहीं। दूसरा, जब आप बैठे थे तभी तेजस्वी सूर्या ने वहाँ पे इस बात को कहा। हालांकि तेजस्वी सूर्या के कहने का अर्थ ही कुछ और था। वो ये कह रहे थे कि पहले के राष्ट्रपति के अभिभाषण में यूपीए सरकार में 10 साल में ऐसे ऐसे शब्द नहीं आते थे। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ये बोलना शुरू किया, उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठ के खड़े हुए, थोड़ी देर बाद गृह मंत्री। तो राहुल गांधी को ये मजा आने लगा कि मेरी बात पे रिएक्ट कर रही है और वहाँ से एक अटेंशन सीकिंग जो आदत होती है पॉलिटिशियन की, वो उस लाइन पे चल पड़े हैं। और ऐसा लगता नहीं कि वो इससे अब पीछे हटने जा रहे हैं। आज हुआ ये कि जब बार बार उसी बात पर लगे रहे तो फिर चेयर की तरफ से उनके बाद के जो वक्ता थे जिनका नंबर था उनका नाम अनाउंस किया गया, उन्होंने नहीं बोला। फिर उसके बाद टीएमसी के, पहले समाजवादी पार्टी फिर टीएमसी, इन सभी सांसदों ने जब नहीं बोला तो फिर बालयोगी का नाम लिया गया जो कि टीडीपी के सांसद हैं। वो खड़े होकर अपना स्पीच देने लगे। तब इनको ये समझ में आ गया कि अब तो हमारा अवसर गया, हम तो बोल ही नहीं पाएंगे। तो फिर 8 सांसद कांग्रेस के नीचे वेल में आए और पेपर पर फाड़ के उछालना शुरू, टेबल वेबल पे चढ़ना। बहुत अगली तस्वीर थी। तो उसके बाद जब फिर हाउस दोबारा देखा खुद वहां पर? हाँ, मैं वहाँ हाउस में मौजूद था तो वहाँ पे देखा, बहुत ही अगली तस्वीर थी, बहुत नारेबाजी हुई चीज। और ये पहले एक बार, क्योंकि पहले भी काफ़ी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, तो एक स्पीकर के तरफ से सभी दलों के साथ बातचीत करके ये सहमति बन गई थी कि इस तरह की चीज़ें आप अपनी बात कहें, नारेबाजी करें, जो भी करना अपने जगह पे बैठ के करें, प्ले कार्ड लेके ना आए और वेल में आके इस तरह की अगली चीज़ें ना करें। ऐसा करने पे आपको सदन की कार्रवाई से बाहर किया बाहर निकल के राहुल गांधी बड़े नाराज थे। उन्होंने बहुत कुछ कहा, बल्कि लगभग निजी टिप्पणियों पर वो आज प्रधानमंत्री के लिए आ गए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, इसलिए वो अमेरिका की सारी शर्तें मान रहे हैं लगातार। और उनकी पार्टी ने कहा कि ये ट्रेड डील एक किस्म का सरेंडर है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर दिया था ट्रंप के कहने के ऊपर। तो ये बातें सारी वो जो हैं, उन्होंने अडानी की भी बात की, तमाम बातें और की। लेकिन उनके लिए एक झटका आज जो था, जिस पर उनका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, ममता बनर्जी ने आज बड़े साफ साफ शब्दों में यह कह दिया कि आने वाले पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनावों में हम किसी भी दल के साथ अलायंस नहीं करने जा रहे हैं, टीएमसी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो वहां इंडिया गठबंधन जो है वो बिखर गया है। इसकी चिंता मेरे ख्याल से अपोजिशन पार्टीज को ज्यादा होनी चाहिए। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने कोई अलायंस नहीं किया था। बिल्कुल सौरभ, और हाउस में भी नजर आ रहा है कि हाउस में जैसे जब राहुल गांधी को बोलना था उससे पहले टीएमसी के लोग अपना एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों के साथ उनकी कोई उस तरह की ट्यूनिंग नहीं थी और वो मैच करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर तौर पे टीएमसी को भी ये समझ में आ रहा होगा कि आगे इलेक्शन है तो हमें दूरी क्योंकि रखनी है, तो वो दूरी नज़र आनी ही चाहिए। तो जिस अपोजिशन एकता की बात कही जाती है वो बयानों में ज़्यादा नज़र आते हैं, एक्शन में कम नज़र आता है। जैसे अगर यही इशू ऐसा है तो ठीक है कि अखिलेश यादव ने एक बार खड़ा होकर बोला कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कहना चाहते हैं तो बोलना चाहिए। आज अखिलेश जी गायब थे, बाहर कहीं और थे, वो अपने दूसरे इशू पे लेके गए हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि आपके साथ अपोजिशन नहीं खड़ा है, अपोजिशन के ही लीडर आप नहीं हो पा रहे हो, और अटैक आप किस पे कर रहे हो? देश के प्रधानमंत्री पे कर रहे हो, जो कि जनता के बीच में उस रूप में लोकप्रिय हैं। तो वो इशूज पकड़ने वाली चीज़ें अभी नज़र नहीं आ रही। मतलब जिस तरह अब जैसे देश के लोगों को ये समझ में आ रहा होगा ना कि जो किताब छपी नहीं उसको लेके आप इतना बवाल क्यों कर रहे हो, क्या ही हो गया। तो ये सारी चीजें राहुल गांधी का मिसिंग नजर है। आखिरी चीज, ये इस ट्रेड डील के बाद क्या अब ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में जाने का दबाव भारत के ऊपर बढ़ेगा? क्या भारत ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करेगा? इस पर कुछ टटोला आपने किसी को? अभी तक मैंने टटोला अभी शाम में आज पूछा कि क्या इसका नेक्स्ट स्टेप वही समझा जाए, तो अभी भी हमें वही जवाब मिला कि वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन हमारा है। एक चीज़ ज़रूर ये कही गई कि यूएस निश्चित तौर पे एक्सपेक्ट कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हिसाब से एकदम उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो भारत जैसा देश उसमें शामिल ना हो तो ये व्यक्तिगत तौर पे भी उनको लगेगा कि ये क्या हो गया, मेरा इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, भारत ने मना कर दिया। तो उनके तरफ से दबाव ज़रूर रहेगा, लेकिन भारत उस दबाव को देखने के बजाय
अपने इंटरेस्ट को देखेगा कि उसमें हमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होने की ज़रूरत होगी तो होगा, नहीं होने की ज़रूरत है तो ऐसे ही इसको टाला जाएगा, सीधे मना करने के बजाय। तो ज़्यादा संभावना इसकी नज़र आ रही है कि भारत के स्टैंड में अभी तुरंत तो कोई परिवर्तन होना नहीं है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप वो तो एक्सपेक्ट करेंगे, चाहे जितने हम भी चाहेंगे इससे बचना। अभी तक ऐसा ही रुख नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा उसमें मतलब ऐसी चीजों को जब भी सौरभ होता है ना, तो उसमें ये भी देखना होता है कि वर्ल्ड कैसे रिएक्ट कर रहा है। एकदम से आप अलग थलग भी अपने आप को नहीं कर सकते, तुरंत जंप भी नहीं कर सकते किसी चीज में। तो भारत की विदेश नीति उसी रूप में नजर आ रही है कि इसको अभी नाप तौल करी, इसका वेट देख रही है कि कैसा है। चलिए, ये मुद्दा फिर किसी और रोज के लिए, लेकिन आज की बड़ी खबर तो यही है कि भारत और अमेरिका के बीच ये बड़ी महत्वाकांक्षी ट्रेड डील हो गई है। ये देश के लिए एक अच्छी खबर है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। भारत की खबर में आज इतना ही।